नाज़रीन आदाब, आपका आज इस महफ़िल में खैर मक़दम है। आज हम एक बहुत अहम पहलू पे बातचीत करेंगे, वो है तालीम। तालीम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तालीम इस मुल्क की शख्सियत है, इसकी पहचान है और हमारा मुस्तक़बिल भी है। हमारी ख़ास मेहमान आज हैं डॉक्टर अर्चना ठाकुर, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में, और इनका दख्ल रहा है पॉलिसीज़ प्लानिंग में हायर एजुकेशन की हिंदुस्तान में। ये टास्क फोर्स का भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है ताकि औरतों की सेफ्टी विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस रहे। ये एंटी रैगिंग की भी इंचार्ज रही हैं। दूसरी जो मेहमान हमारी हैं ख़ास, वो डॉक्टर उषा राम हैं, जो प्रिंसिपल हैं लक्ष्मण पब्लिक स्कूल की और मेंबर रही हैं CBSE गवर्निंग बॉडी की। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अर्चना ठाकुर से कि आप तालीम के मुद्दे पर कोई रोशनी डालिए ताकि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। जी, हमारा देश बहुत ही विस्तार से फैला हुआ देश है, जहाँ पे कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह का कल्चर है, हर तरह की शिक्षा है, हर तरह की भाषा है और हर तरह के अपने अपने वैल्यूज़ भी हैं, जिसकी अपनी अपनी अहमियत है और उसमें शिक्षा बहुत अहम रोल प्ले करता है। शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा की जो अहमियत है, वो बहुत ही ज़्यादा है और शिक्षा के लिए हमारे पास लगभग 650 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट, सेंट्रल, डीम्ड मिला के, और 20,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जिसमें कि प्राइवेट भी हैं, सेंट्रली फंडेड हैं और कुछ एफिलिएटेड हैं यूनिवर्सिटीज़ से, और अलग अलग जगहों पे ये कॉलेजेस स्थित हैं जो कि बच्चों को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा देते हैं। इसमें तकनीकी कॉलेजेस भी हैं, इसमें वोकेशनल कॉलेजेस भी हैं, इसमें कुछ महिलाओं के कॉलेजेस हैं। तो इनमें बड़ी विस्तार से जो हमारे यहाँ की उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा प्रणाली है, वो बहुत विस्तार से पूरे भारत वर्ष में फैली हुई है। और इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पहले जो हमारे कंट्री का, हमारे देश का जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता था, जितना ये हमारी कंट्री शिक्षा में डालती थी, पैसा डालती थी, वो अब बढ़ के 6% हो जाएगा GDP का, जो कि एक अपने में ही बहुत काफ़ी रिमार्केबल, काफ़ी ज़्यादा वो लैंडमार्क है। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बेस्ड है उसकी शिक्षा पे, और शिक्षा हमारे यहाँ शुरू से प्रधान रही है। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा वगैरह जो पुराने समय के विश्वविद्यालय हैं, वो भारत देश में ही थे, और उससे बौद्ध की शिक्षा और बाकी भी हर धर्म की शिक्षा हो, वो सब यहाँ से ही निकली है। कोई हम इसमें नए नहीं हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम शिक्षा में विस्तार कर रहे हैं, हम शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे
बच्चे काफ़ी ब्रेनी होते हैं, जो कि अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे जगह पे वर्ल्ड के बहुत सारे कोने में जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ शिक्षा पे विशेष महत्व दिया गया है। हमारी सरकार, जो पिछली सरकार या अभी की सरकार है, वो लोग शिक्षा को मूलभूत दे रहे हैं, वो प्राइमरी शिक्षा हो या सेकेंडरी शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन पे हो। तो इसमें ये है कि अलग अलग जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जो सामाजिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अब महिलाओं की शिक्षा और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जैसे सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मुस्लिम विमेन और डिसेबल्ड, इन लोगों पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी अपने इस मेन स्ट्रीम में आए। जो काफ़ी जो चीज़ें हो रही हैं अभी हमारे शिक्षा के दौरान, उसमें वो आके और पूरी प्रणाली का एक अच्छा स्वरूप विकसित कर सकें। उसके लिए विमेन की एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स वगैरह सरकार ने किया है, बच्चियों के लिए भी किया है, कुछ मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी किया है, मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए किया है और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए किया है, जिसके कारण कि उन लोगों की तादाद हमारे बीच ज़्यादा हो और वो आगे बढ़ के एक समाज में एक जो इक्वालिटी की भावना है वो वहाँ पे अपने समाज को ले जा सके। तो क्या कमज़ोरी है, क्या आपको लगता है कि व्हाट इज़ लैकिंग इस पूरे मुहिम में? सर, ऐसा है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो स्किल बेस्ड नहीं है। वेस्ट में हमारे यहाँ जो उनकी शिक्षा प्रणाली है वो स्किल ओरिएंटेड है। जैसे हम अगर एक मछली तस्तरी में परस के दे देते हैं तो वो एक टाइम का खाना है, बट अगर हम उसको सिखाते हैं कैसे पकड़ना है तो उसको एक स्किल ओरिएंटेड जॉब दे रहे हैं। और वेस्ट में बताते हैं वो लोग कि भाई अगर ट्रेडिंग भी करना है तो 16 साल के एज में वो ट्रेडिंग सिखा देते हैं। हमारे यहाँ है कि आप 16-17 साल में आप 12th करिए, उसके बाद इंजीनियरिंग में जाइए या मेडिकल में जाइए या किसी प्रोफेशनल डिग्री को लॉ का लीजिए। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ रोट लर्निंग वाला मेथड है और क्रैमिंग जिसको कहा जाए वो किया जा रहा है, और हमारे यहाँ स्किल ओरिएंटेड जो है अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन वेस्ट और ईस्ट में ये बहुत डिफरेंस है। और उषा जी, आप कुछ फरमाएं। हाँ, अंजलि जी, डॉक्टर अंजलि जी बोला एथिक्स थी पे भी इन्होंने काम किया है। हाँ, इन्होंने अभी जो शिक्षा प्रणाली के बारे में बोला और काफ़ी चीज़ें बताई, बाहर क्या होता है, हमारे देश में क्या हो रहा है। और जो अभी आप कह रहे थे कि स्किल बेस्ड नॉलेज का है, पहली बात तो ये है कि हमारे भारतीय कल्चर के हिसाब से जो मौलिक रूप से जो वैल्यू एजुकेशन है, जो संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं, क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हूँ तो मैं तो उसी के बारे में बात करूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में आप एजुकेशन का मतलब क्या है, खाली किताबें पढ़ कर के उसको कर लिया तो क्या एजुकेशन हुई। जबकि किसी को मार के चले गए और गाड़ी के नीचे कर दिया और एक माँ बाप के साथ गाली गलौज कर लिया, वो एजुकेशन थोड़ी है। रियल एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसमें हम एक इंटरनलाइज करते हैं, जिसमें हम एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब रिलीजन सारे सब एक ही हैं, रास्ता एक ही है, पहुंचने के रास्ते अलग अलग है, पहुंच जाओ, लेकिन वो एजुकेशन से ही, वो पढ़ाई से ही हो सकता है। और वो शुरुआत से यदि हम स्कूल एजुकेशन से यदि ये चीज़ चलें, हालांकि CBSE की तरफ से हम लोगों ने CCE का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने लिया है, जिसको कहते हैं कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब अभी कह रहे थे रोट लर्निंग, हमने उससे थोड़ा अलग होने की कोशिश की है, जिसमें हम बच्चे को कंटिन्यूसली टेस्ट करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। आप उनकी यदि इस बार 9th और 10th की रिपोर्ट कार्ड देखेंगे CBSE की, तो ऐसे लग रहा है कि उस बच्चे की जब कभी शादी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं देखो, खाली वही देख लो, उससे पता चल जाएगा वो कैसा था। उसमें पूरा बच्चे का, स्टूडेंट का कैरेक्टर है, उसका बिहेवियर है, उसके एटीट्यूड है, उसका वैल्यूज़ क्या हैं, देश के प्रति उसका क्या संस्कार हैं, कैसे सोचता है, हर चीज़ हम लोग उसमें हमने CC में रखी है। हमारे उसका पर्पस यही था कि आप साथ में करते जाओ, टेस्ट करते जाओ, आखिर में वेट मत करो कि एग्ज़ाम लेंगे तो पता चलेगा 100 में से 100 आए। तो हम उसको FA1
फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फिर SA1 समेटिव असेसमेंट कहते हैं, फिर FA3, FA4 और उसके बाद SA2। उसका पर्पस ये था कि बच्चों में ये रोट लर्निंग की जो हैबिट पड़ी है वो ना रह करके उस चीज़ को एक एक्सेप्ट करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी, हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, हम कहेंगे राइट टू एजुकेशन, हर एक को पढ़ना है, पढ़ना तो है, खाली किताबें पढ़, इट्स बेसिकली क्वालिटी। आप उसको वो नहीं इम्प्रूव करेंगे तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। गर्ल एजुकेशन है, कैसे एक दूसरे की इज्जत करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बैठ करके एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की लैंग्वेज को, कलर को, कॉम्प्लेक्शन को, ऑल दिस, ये चीज़ों का तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक अच्छी तालीम ही दे सकती है और उसी का मतलब है एजुकेशन। बहुत बड़ी बात कही आपने, और ख़ास तौर से जो इंसानियत को लेके आपने अपनी बात कही। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ इसमें इजाफा करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, फिर आप थोड़ा सा विस्तार से अगर हमें बताएंगे सीसी किस तरीके से छोटे बच्चों का बड़े होने तक उनके व्यक्तित्व के विकास में किस तरीके से स्कूल का सिस्टम, सीसी सिस्टम कैसे योगदान कर रहा है? देखिए, वो सिस्टम ऐसा है, पहले होता था कि एक टर्म एग्ज़ाम हो गया, फाइनल एग्ज़ाम हो गया, बच्चे ने स्पोर्ट्स में कुछ करा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे को गाना अच्छा आता है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बच्चे को खेलना अच्छा आता है, स्पोर्ट्स में करता है, टीचर फिर चला जा, तू तो खेलने ही चला जा, इस तरह से बातें हुआ करती थी। लेकिन अब हम उन चीज़ों को असेस करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। यदि बच्चा किसी में अच्छा है, थिएटर में है, म्यूज़िक में है, डांस में है, एरोबिक्स में है, योगा में है, कॉन्वर्सेशन में है, लीडरशिप में है, बड़ी क्वालिटीज़ आ सकती है बच्चे में। वो मिट्टी के से काम कर रहा है, क्ले मॉडलिंग का काम है, ताइक्वांडो है, कुछ भी कर, जो भी करे, उन सबको हम असेस ज़रूर करते हैं। उस सारी को लेकर के उसको हम उसकी जो मेन स्टडीज़ के साथ उसको कोरिलेट करते हैं और उसको हम फिर उसके हिसाब से उसको मार्क्स देते हैं, उसको ग्रेड्स देते हैं, ताकि बच्चे को लगे, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, और हर एक, यदि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे एक जैसे तो हो नहीं सकते। यदि बाप इंजीनियर है तो ज़रूरी तो नहीं कि बच्चा भी इंजीनियर बनेगा। तो उस बच्चे में क्या है, हुनर क्या है। मुझे याद है विवेकानंद जी ने कहा था, एवरीथिंग, सब कुछ आपके अंदर है, वो एक बड है, उसको आपने धीरे धीरे खोलना है। सब कुछ अंदर है, उसमें तो आपने क्या दिया, स्कूल ने क्या दिया या टीचर्स ने क्या दिया, आपने कोशिश करी उस छोटे से बड को, उस छोटे से उसको फूल बनाने के लिए आपने क्या क्या उसमें लाए, क्या फिजिकल, मेंटल, एथिकल, कौन सी वैल्यूज़ आपने उनको दी, वो हम सीसी के थ्रू कोशिश करते हैं। और नया सोच है, टाइम लगता है, लोग बहुत खुश भी नहीं हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या बच्चे प्रोजेक्ट की काम करते थे, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो इन्होंने बताया ना कि हाथ से काम करेंगे तो पता चलेगा। हम तो ये भी कहते हैं कि यदि लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप एक लड़की को पढ़ाओ तो पूरी फैमिली को आपने पढ़ा दिया। आपने एक लड़के को पढ़ाया तो खाली उसी के पास रह जाता है, वो पूरे घर में नहीं फैलाता। लेकिन एक माँ, यदि आपने किसी लड़की को पढ़ाया, वो पूरे घर का सिस्टम चेंज कर सकती है, पूरे घर का कल्चर चेंज कर सकती है। यदि उसने एक बार सीख लिया कि मुझे करना है, घर की सफाई कैसे करनी है, बड़ों का आदर कैसे करना है, पढ़ाई खाली नहीं है, इट्स नॉट ओनली स्टडीज़, कैसे इज्जत करनी है बड़ों का, बूढ़ों का, सीनियर सिटीजन्स का। हम वेस्ट को थोड़ी एप करेंगे, वेस्ट वाले तो यही करते, छोड़ देते हैं जाके ओल्ड होम में। उन्होंने हमारा ख्याल किया है, हमें 16 साल में धक्के दे के बाहर नहीं निकाला, तो हमारा भी धर्म बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका ख्याल करें, ताकि जो उन्होंने हमारे लिए किया। हमारा एक बड़ा अलग कल्चर है हमारा। आप देखिए, जब आप कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, यहाँ भी है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, क्यों? लोग अलग अलग हैं लेकिन वो प्रोग्राम वैसे ही चलते हैं, क्योंकि वो सब बंधे हुए हैं एक। वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यदि हम उस चीज़ को बच्चों को सिखा सकें, यदि वो चीज़ हमने बचपन से बच्चों के, मैं कहती हूँ यदि बच्चे को स्कूल में हमने ठीक एजुकेशन दे दी, पढ़ाई करवा दी, कॉलेज है वो तो समझ जाएगा, लेकिन वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बच्चे के 3 से लेके 13 तक और 16-17 तक, यदि वो आ गया बच्चे के अंदर, वो कभी भी गलत में नहीं जाए। हो सकता है कभी कभी गलत जा भी सकते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं जाएंगे यदि हमने उनको ठीक रास्ते पे रखा है। और बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ टीचर्स उनको समझाना है कि बहुत ज़रूरी है। आप नहीं करोगे जो आज आपके बाप ने कमा के रखा है वो हमेशा नहीं चलेगा। कोई खजाना तो है नहीं,
कुबेर का खजाना तो है नहीं जो आपको खुद करना पड़ेगा। यदि आपने सीनियर पोस्ट लेनी है तो आपको आना चाहिए हाउ टू डील, लोगों के साथ मिलना कैसे है, उनके साथ कैसे आपने रहना है, एमिटी में कैसे रहना है, कैसे इक्वालिटी में रहना है, और हर एक का अलग अलग होगा फिर भी हम एक हैं। तो वो चीज़ें एक स्कूल ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। वो सीसी में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ आ जाए। तो डॉक्टर उषाराम साहिबा, आपने तो तालीम को लेके पूरी शायरी कर दी और वाकई आप दिल से इस चीज़ में लगी हुई हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF स्टैब्लिश हुआ है और CBSE ने उसका जो बेसिक मॉडल है वो ऑप्ट लिया है और बच्चों के बीच में स्किल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है। आप यूरोप में जाइए तो वहाँ पे एक ड्राइवर और एक प्रोफेसर दोनों की सैलरी बराबर है, तो उसका वो स्किल है और यहाँ पे एजुकेशन है, तो उस चीज़ में कोई असमानता ना रहे, इसलिए हायर एजुकेशन में MHRD ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया है और हम लोग भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज देते हैं, COC देते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ पे कि स्किल बेस्ड लर्निंग हो सके। और स्किल बेस्ड लर्निंग में ट्रैवल टूरिज़म हो गया, प्लम्बर की जॉब हुई, या इलेक्ट्रीशियन जैसा मैम सीविंग हो गया, टीचिंग जो बेसिक आपके क्राफ्ट्स वगैरह बनाने का हुआ, तो ये सब इम्पार्ट करने के लिए आपको जितना आप उसकी सीखेंगे तो आगे आपको जॉब में भी मिलेगा। और एक और चीज़ हो रहा है एकेडमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस, उसके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे निकलते हैं, पहले ये था कि एक तकनीकी शिक्षा लेके या मेडिकल शिक्षा लेके आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, बट आपका यहाँ पे अब स्किल भी रहेगा जिससे कि आप एक छोटा से छोटा टेक्निकल जॉब भी हो सके, वो इंडस्ट्री में आप तुरंत वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो इससे एक जॉब और आपकी इकोनॉमी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ेगा, और इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो एजुकेशन भी अच्छा रहेगा आपका। ये एक बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, जो जब उनको पता चलता है स्किल बेस्ड नॉलेज से उनको अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी। कई बच्चों ने 10th पास करके ही वोकेशनल कॉलेजेस में ज्वाइन कर लिया है। वो छोड़ के एक और भी चीज़ है कि रेगुलर कॉलेज में ना जा करके वो साथ में वोकेशनल करते हैं और साथ में पार्ट टाइम और यहाँ इवनिंग कॉलेज कर रहे हैं। अब बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि हम वोकेशनल यदि हम अपना कोई स्किल इंप्रूव करेंगे, और जो इन्होंने बताया इंडस्ट्री से लिंकेज बहुत अच्छी है। इंडस्ट्रीज़ आर वेटिंग, इंडस्ट्रीज़ वेट कर रही हैं कि आप लाइए, हम उनको देंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, आप अपना लाइए। और हॉस्पिटैलिटी में तो बहुत अच्छा चल रहा है। इवन होटल्स की लाइन में बड़े अच्छे अच्छे होटल्स हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, मैं नाम नहीं लूँगी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो बच्चों को पैसे भी देते हैं, 5,000 रुपये महीना भी देते हैं, और उनको अपने पास रखते हैं। 5 साल पूरी ट्रेनिंग देके उनको अच्छे 5 स्टार होटल्स में जो चाहिए आप ले लो। तो आजकल ये स्किल बेस्ड और ये वोकेशनल का बहुत अच्छा एक ट्रेंड चला है जिसमें कर रहे हैं। हाँ जी बेटे। जैसा आपने बताया कि CBSE जो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चला रही है बच्चों के स्किल्स के लिए, आपने बताया कि कई सारे प्रोफेशनल कोर्स चल रहे हैं, मगर ये दोनों ही कहीं ना कहीं शिक्षा का निजीकरण हो चुका है। और इन जगहों पे जो बच्चे आते हैं वो समाज के पिछड़े वर्ग या दलित वर्गों से, मलिन बस्तियों से नहीं आते हैं। तो उन बच्चों के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील, जिसका प्रलोभन लेके वो पढ़ने आए, मगर मिड डे मील और आंगनबाड़ी में जो पोषण आहार आते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार लिप्त है। तो उन बच्चों के लिए CBSE में वो बच्चे नहीं पढ़ सकते जो दलित वर्ग के हैं, ना ही वो निजी कोर्स कर सकते हैं, ना ही वो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उन बच्चों को शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? वो दलित वर्ग, वो पिछड़ा वर्ग कैसे आगे आएगा? देखिए, ऐसे 25% जो भी रखा है वो जेन्युइनली किया जा रहा है। 25% रिजर्वेशन एट द बेस लेवल। बच्चा जो नर्सरी में, यदि हमने 170 बच्चे लिए हैं, उसमें 25% बच्चे आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होंगे। और वो बच्चे हमारे पास से तो एग्जाम्पल है, इतना अच्छा, कम से कम 25% बच्चे उनमें से ऐसे हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। इतना अच्छा। और स्कूल में हम उनको बुक्स भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं। ये तो डिपेंड करता है कौन कैसे उस चीज़ को लेता है। गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो चीज़ होती है तो बहुत बड़ी बन जाती है, उसको पॉलिटिसाइज भी करते हैं। मिड डे मील का भी मैंने सुना है कि कई लोग बड़े ऑफर करने को तैयार बैठे हैं, वॉलंटरली देना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं कुछ चाहिए, हम खाना देंगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती,
एक आप सोचो सरकार सारा कुछ कर देगी तो सरकार नहीं कर सकती। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो पूंजी वाले लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके, अभी कुछ चला एनडीटीवी का कोई एक चल रहा है, मुहिम चल रहा है, वो उन्होंने अभी कहा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर, इस तरह से हमें इंडस्ट्री वालों को सबको लेकर के चलना। बेसिक एजुकेशन तो चलो फिर भी आंगनवाड़ी में दे दी, स्कूल की में दे दी, उसके बाद क्या, तो वो उनके लिए एक पूरा लिंकेज बनना चाहिए, जो हमारे यहाँ अभी टाइम लगेगा, पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे यूजीसी है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा तो काम है, मैं स्कूल एजुकेशन के साथ हूँ, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा जब 12वीं पास करके जाए तो एटलीस्ट उसमें कोई स्किल हो, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो EWS का है, इकोनॉमिकली भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है फीस, तो फीस बच्चे को थोड़ी बता दे कि तुम फीस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हमारे यहाँ एक इंटरव्यू हुआ, वो टीवी वाले आए, चैनल वाले, तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन वाले बच्चे हैं। हमने कहा जी हाँ है, तो बोले मिलवा दीजिए, तो हमने कहा ढूंढ लो, क्योंकि इनमें आपको नज़र आते तो ढूंढ लो। तो बाई चांस मैंने उनको बोला कि ये वाले बच्चे का ना आप बात कर सकते हैं, तो उससे पूछा गया, तो बच्चा उसको पूछा कि कहता आई टॉक ओनली इन इंग्लिश, पहली बात वो बोलता है आई टॉक ओनली इन इंग्लिश। अच्छा ठीक है, कहता है इन माई स्कूल आई टॉक ओनली इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में जवाब दिया। तो बोले कि व्हाट डज योर फादर डू, आपके, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अब बताओ आप क्या कर सकते हो। अब उसके बच्चे के फादर डॉक्टर नहीं है, पर वो बच्चा टीवी पे कहना चाहता है कि मेरे फादर डॉक्टर हैं। आप बच्चे को कैसे रोक सकते हो? मतलब देखिए उस बच्चे में इतना, वो कौन कहता है माई फादर इज़ ए डॉक्टर, माई मदर इज़ ए टीचर, किताब में लिखा होगा ना जो पढ़ा हुआ। और वो बाद में मुझे कहेंगे मैम हमने तो बोला था EWS वाले। मैंने कहा है तो वो नहीं बता रहा, तो मैं कहाँ से बता दूँ। उसके फादर वॉज ए टेलर, तो कहता है मेरे फादर डॉक्टर है। अब क्या कर सकते, आप खाता थोड़ी खोलोगे आप बच्चे का। सो चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, वो छोटे, हमें कोशिश करनी है, ये खाली कम्युनिटी को करनी है, सब लोगों को मिल के करना है। खाली गवर्नमेंट में वेट करेंगे, आप 68 ईयर्स में आपने फुल लिटरेसी नहीं ला सके, आप पूरा 100% लिटरेसी नहीं ला सके, क्योंकि वो ये बहुत बड़ा काम है, इसमें सबको इन्वॉल्व होना है, सब लोगों को। जब आप मंदिर मस्जिद उसमें, वहाँ तो बहुत खर्चे करने को तैयार हो जाते हैं। अरे भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं उसमें करो, इनमें तुमको सब नज़र आएंगे, पर वो हमें आजकल नज़र नहीं आते, हम उसमें नहीं कर रहे हैं। यदि ये चीज़ हम सिखा दें तो फिर सारा हम डिपेंड करें गवर्नमेंट वो नहीं कुछ कर पाएंगे, हमें ही करना पड़ेगा। हमें खुद रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी, जिनके मन में कुछ करने की इच्छा है वो ला सकते हैं। मेरा नाम श्रुति गोस्वामी है और मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर एक इंसान हिंदी में एजुकेशन लेता है, हिंदी मीडियम में एजुकेशन लेता है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी जो सोसाइटी में इम्पोर्टेंस होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती है अगर हम उसकी कंपैरिजन करें जो एक इंसान की जिसने इंग्लिश में एजुकेशन ली है। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप क्या सोचते हैं? देखो, अंग्रेज़ी भाषा है वो पूरे विश्व में बोली जाती है, वेस्ट में उसी का वर्चस्व है, और हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो हमारे भारतवर्ष के अंदर बोली जाती है। तो उसमें क्या है कि अगर आप इंटरनेशनली इसको देते हो, अगर तवज्जो देते हो, तो इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ी पढ़ा है वो अपने आप को डिफ़ाइन कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। जो हिंदी भाषा पढ़ा है तो उसको थोड़ा लाने में संकोच होगी, उसको थोड़ा इनहिबिशन होगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। बट यहाँ पे इन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी भाषी अच्छे लोग हैं, अच्छे कवि हैं, जो हिंदी पढ़े हुए हैं वो उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं, और उर्दू के अलावा वो और भी रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं, तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप टीचर्स देखिए, अच्छे हिंदी टीचर्स हैं और अच्छे हिंदी के जो हमारे यहाँ आकलन होता है वो बहुत लोग उसमें आते हैं। भारतवर्ष में तो हमें लगता है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चाइनीज़ को देखिए आप, चाइनीज़ वो अंदर में पढ़ते हैं, बट वो बाहर जाते हैं तो फिर अंग्रेज़ी सीख लेते हैं। तो आप लोग भी अगर हिंदी भाषी हैं तो अगर बाहर जाना है तो अंग्रेज़ी सीख लीजिए। तो सीखने में क्या है, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, पंजाबी है, इतने सारे, हमारा तो वास्ट कंट्री है। तो आप कोई लैंग्वेज, आपके लिए लैंग्वेज सीखने का कोई उम्र नहीं होती है, कोई आपके लिए किताबों की सीमा नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, हर कुछ है। सीखिए, अंग्रेज़ी भी सीखिए और आगे बढ़िए। 3 लैंग्वेज फार्मूला किस बात के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया था? 6th 7th 8th 6th इज द स्टैंडर्ड व्हेन बच्चे का ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। वो 3rd लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज क्या है, चाहे वो अंग्रेज़ी ले लो, चाहे हिंदी ले लो या मदर टंग, कुछ भी ले लो, दैट्स द 1st लैंग्वेज। 2nd लैंग्वेज कैन बी अगेन कुछ भी हो सकती है, देन द 3rd लैंग्वेज।
तो 3 लैंग्वेजेस बच्चे को इसलिए सिखाते हैं 6, 7, 8 में, ताकि बच्चे में जिसमें हुनर है उस लैंग्वेज को बच्चा आगे ले ले, चाहे वो अंग्रेज़ी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कुछ भी है, फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज़। आजकल बच्चे चाइनीज़ सीख, आजकल ट्रांसलेटर्स को सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। हाउ आई विश कि मैंने वो सीखा होता, बहुत अच्छी आजकल। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज जहाँ हैं। अब तो बहुत लैंग्वेजेस आ गई हैं, ट्रांसलेटर्स को सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। कितना पढ़ लिख, JNU में चले जाइए, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे आजकल डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे हैं कॉलेज में जाकर के। उन्हें स्कूल में तो जो चाहे वो आप सीख सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अंग्रेजी ज़्यादा वो है, वो ऐसा कुछ नहीं। मन के अंदर ये एक फीलिंग है कि ये लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन्होंने बताया कि ग्लोबल लैंग्वेज है वो, तो इंटरनेशनल, यदि बाहर जाना है तो आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। चाइनीज़ जो आ रहे हैं, आज देखिए चाइना में ये हाल है कि स्पेशल इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, इंडिया से जा रहे हैं, हमारे यहाँ भारत से, हिंदुस्तान से टीचर्स जा रहे हैं जो जाके वहाँ पढ़ा रहे हैं अंग्रेज़ी, क्योंकि वो कह रहे हैं हमको यदि पूरे वर्ल्ड में राज करना है तो हमको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। आज की इस गुफ्तगू से हम लोग बहुत महसूस हुए। आपने जो रोशनी डाली इल्म के ऊपर, उससे हम लोगों के दिमाग के दरीचे सब खुल गए। और मैं ये कहूँगा कि इल्म और ज़बान 2 अलग अलग चीज़ें हैं। असली चीज़ है इल्म, कि क्या सीख रही हैं आप, वो आप किसी ज़बान में भी सीख सकती हैं। और उसको अप्लाई करने का मसला जो है वो एक, जैसा आपने फरमाया, जब एक दुनिया ग्लोबल होती जा रही है तो उसको ज़ाहिर उस ज़बान में आपको उसको लेके जाना पड़ेगा, उसको लेके अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ अंग्रेज़ी की इस वक्त ज़रूरत है। अब वो, ये तो इतिहास की बात है, अंग्रेज़ों ने एक दानिस्ता हमारे ऊपर एक अपनी ज़बान हावी की, बल्कि पूरी दुनिया पर की, उनकी कॉलोनियल पॉलिसी थी। लेकिन हम आज अपनी ज़बान को भी ज़िंदा रखा है हमने, और उनकी ज़बान में भी हमने उनको पहचाना है। उनका जो शोषण हुआ है इस मुल्क पे, वो सब हम लोगों ने अंग्रेज़ी ही में समझा है, और अंग्रेज़ी में हम लोगों ने इस चीज़ को दुनिया को समझाया है। तो इल्म की कोई ज़बान नहीं होती है, अंदर तलब होती है आदमी की कि हमको कुछ सीखना है और सिखाना है। अगर ये आप में है तो आप आलिम हैं, अगर ये आप में नहीं है तो आप जाहिल हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आप यहाँ आए, आपने इस महफ़िल को रौनक बख्शी। खुदा हाफ़िज़। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?